अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ, मैं इंस्पेक्टर शुएब हूँ एफबीआर से। तो सर के साथ मेरा बड़ा काफ़ी पुराना ताल्लुक भी है, उनके साथ दोस्ताना भी है। अभी सर कोई ऊपर मीटिंग में थे, लेक्चर तो उन्होंने ही लेना था। मैंने कहा चलो आपके साथ तारुफ भी हो जाएगा, फर्दर क्लासेस भी। मेरा जो यहाँ पे फील्ड का एक्सपीरियंस है, मैं आरटीओ इस्लामाबाद और एलटीओ इस्लामाबाद, इसमें कोई तकरीबन 8 साल से मेरा ये एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल। रिसेंटली अभी करंटली मैं एफबीआर हेडक्वार्टर में हूँ मेंबर के साथ। तो सेल टैक्स में तो मेरा कोई 2 एक साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ये फेडरल के अंदर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है इस पे काम किया है। बाकी जो फील्ड में आप जब होते हैं तो आपको ऑडिट का काम काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है, तो उसमें है एक्सपीरियंस, और इनकम टैक्स का भी बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप भी थोड़ा सा। अब आपकी ये आज दूसरी क्लास है ना ये वाली? ठीक। तो वैसे आप लोगों में से कितने लोग पहले ये कोई टैक्स की फील्ड से हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं इनकम टैक्स का या सेल टैक्स का? सभी जानते हैं? ठीक है। अच्छा, नहीं इनकम टैक्स की मैं पूछ रही, ये तो चलो आप इधर तो इनकम क्लासेस ले टैक्स रहे में हैं। ये जैसे इंडिविजुअल में करता रहा हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मैं ठीक है। नेशनल अथॉरिटी में ठीक है। सॉफ्टवेयर अकाउंट्स हूँ। ठीक है। और मैं अकाउंट्स फील्ड के साथ साथ टैक्सेशन को भी देखता हूँ फिर। और साथ साथ जो अपने एम्प्लॉयज हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह अपने दोस्त अहबाब वगैरह की भर लेता हूँ ओके। इंडिविजुअल की तरह। तो ठीक है। बाकी फिर ये इनकम टैक्स की आता है आपका? इनकम टैक्स उसके ठीक बाद है। जब आए तो हमने कहा चलो यहाँ पे अब सर जो है वो कंपनी का भी और सेल टैक्स का भी शौक था, बिल्कुल सही है। उसको हमने ज्वाइन किया। और नहीं, फोर्थ ये बड़ा ये जहाँ जिस बंदे को इनकम टैक्स अच्छी ग्रिप हो ना, वो सेल टैक्स की तरफ आए। क्योंकि मैं आपको आप प्रैक्टिकली साइड पे दिखाऊं ना, जो एफबीआर की साइड पे जितना इस टाइम सेल टैक्स रिस्की है ना, सेल टैक्स का काम। और सेल टैक्स ये जिस तरह क्रिमिनल एक्टिविटी होती है ना, यही वाली है कि इसके अंदर थोड़ा सा भी फ्रॉड आपको एक क्रिमिनल साइड पे ले जाता है। पहले ये होता था, हमारे लॉज बहुत वीक थे, एफबीआर के लॉज, और उसके अंदर कोई जो हमारे ऑर्डिनेंस और एक्ट्स थे, इनके अंदर कोई इतनी वो नहीं थी। फिर जो वक्त गुजरता गया, चीज़ें डिजिटलाइज हुई, तो हमें पता चला कि बहुत सारे लोग हमारे साथ टैक्स फ्रॉड करते हैं और हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि हमारी देखें ना, कोई भी इदारा है ना, उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। सीडीए है ना, सीडीए अब दिन रात हर जगह पे, आप एनएचए में है, एनएचए की पुलिस जो होती है वो पूरी रोड पे तो नहीं खड़ी होती। मैं एनएचए मोटरवे पुलिस की बात कर रहा हूँ। वो हर जगह तो नहीं खड़े हो सकते, या हमारी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मिसाल ले लें, तो वो हर जगह तो नहीं खड़े होते कि वो 24 घंटे आपको मॉनिटर करें। चीज़ें जब डिजिटलाइज होती हैं तो फिर चीज़ें जो आती हैं ना, लोगों पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। इसकी मिसाल आपको मैं पंजाब की दे दूँ। पंजाब के अंदर जब ये इन्होंने ऑनलाइन किया चालान सिस्टम, तो उससे इम्प्लीमेंटेशन कितनी ज़्यादा उसकी हुई है, उससे पहले कितनी होती थी? यानी कि 10% और 90% इंक्रीज हुई है। ऐसा ही है ना? तो हमने जब चीज़ों को डिजिटलाइज, पहले हमने इनकम टैक्स साइड पे काफ़ी सारी नई चीज़ें लेके आए सिस्टम के अंदर। एफबीआर जो होता है ना, सबसे, ये आपको एक मैं छोटी सी चीज़ बताऊं, जो एफबीआर मॉनिटर कैसे करता है। हमेशा एफबीआर थोड़े थोड़े टैक्स लगा के, बेशक वो मिनिमम क्वांटिटी में हो, 1% हो, 2% हो, या कोई ऐसे चेक्स लगा देता है जहाँ से चीज़ें मॉनिटर और चैन बननी शुरू हो जाती है। बेशक एक बंदा, आप एम्बेसी में बैठे हैं, आप 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं कर रहे, लेकिन आपके ऊपर जो आप जिस जैन से परचेज चीज़ें कर रहे हैं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा टैक्स दे रहे हैं, और आप एक चेन बनती जा रही है। अब इस चेन को हमने डिजिटलाइज जब किया है, चीज़ों को वो हम सिस्टम पे लेके आए हैं, तो फिर हमारे अब हम वो हर एक एक बंदे को नहीं देख रहे, बल्कि सिस्टम उन चीज़ों को देख के खुद डिडक्ट। हमारी पराल की बहुत बड़ी ये टीम है। पराल एक हमारा आईटी की विंग है, जो सिर्फ एफबीआर नहीं बल्कि पाकिस्तान के और भी बहुत सारे इदारों को वो सर्विसेज आईटी की देते हैं, जिसमें चारों सूबों के अंदर जो सेल टैक्स की सर्विसेज हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, उनको भी ये पराल सारा दे रहा है सर्विसेज। तो ये बताएं, हम्म। और आईसी की बात किया आपने फिलहाल की, हम्म। ये जो टैक्स नोटिस आते हैं जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं, और सैलरी नोटिस आ जाता है। हम्म। अच्छा, उसमें मेरे एक दोस्त ने, उनका टैक्स का नोटिस आता है। हम्म। हम दोनों भागे भागे एफबीआर गए, मैंने कहा कि अभी ये रैंडम है नोटिस, इसको अभी अवॉइड कर दें, जो सेकंड नोटिस आएगा हम्म। तब आप आए। उसके बाद उनको 5 साल हो गए, दोबारा नोटिस नहीं आया। वो अब देखना पड़ेगा ना, मुख्तलिफ नोटिस होते हैं, एक बंदा जो जो मेरा हम्म। हम्म। क्वेश्चन ये था कि पहला नोटिस आया, अब इसको हम कैसे कंसिडर करें, अवॉइड कर दें या ना करें, या फिर आपका क्या मैकेनिज्म होता है कि आप ये नोटिस आ जाता है रैंडम?
जैसे अब आप यहाँ पे जब आप आ गए ना, तो ये अब आप चीज़ों को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये नोटिस है किस चीज़ का। नोटिस आपने रिटर्न फाइल की है ना, तो 120 के तहत आपकी वो रिटर्न एक्सेप्ट हो गई। इतना तो आपको पता है ना कि वो एक ऑर्डर आ जाता है। 120 का जब एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद 120(3) का एक नोटिस आता है कि आपके रिटर्न के अंदर ये फलां चीज़ नहीं लगी, या बैंक स्टेटमेंट नहीं लगी, या ये चीज़ नहीं लगी। अब वो ऑडिट का नोटिस नहीं होता, वो सिर्फ होता है कि आप ये चीज़ें पूरी करें। ऐसा ही है ना। सेल्फ असेसमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट वाला ऑर्डर आ गया, उसके बाद एक नोटिस होता है जिसको FBI 120(3) का नोटिस कहता है। आप बुक खोलें, अभी इधर नहीं पड़ी तो मैं आपको खोल के भी वो दिखा देता। वो ये होता है कि आपकी रिटर्न के अंदर बैंक स्टेटमेंट नहीं लगी, ये चीज़ नहीं लगी, आप ये चीज़ें पूरी करें। वो ऑडिट नहीं है, वो सिर्फ FBI आपको कह रहा है कि आपकी ये रिटर्न जो आई है ना, इसके साथ ये वैसे ठीक है, हमने एक्सेप्ट की हुई है, लेकिन इसके साथ ये चीज़ें पूरी करें। के तहत आया है ना, ये ऑटो पे हो जाएगा। और ऑटो पे भी हो सकते हैं, लेकिन 120(3) का नोटिस हमेशा ऑफिसर खुद देख के भेजता है। हाँ, रिटर्न देखता है फिर भेजता है। अच्छा, इसी तरह आपको आ गया कोई, अगर आपने रिटर्न फाइल की तो उसको उसके बाद आपको 176 का नोटिस आ गया। वो अब जब ये चीज़ें हमारी डिजिटलाइज हुई हैं, तो हमने उसको सिस्टम से भेजना शुरू किया है। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी परचेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, और हमने उधर रिटर्न को मैच किया कि उधर उसने वो टैक्स नहीं दिखाए हुए, तो 176 का नोटिस हमने भिजवा दिया सिस्टम से। जितने लोगों ने ये वाली डेफिशिएंसी थी, तो उन सारों को वो चला गया नोटिस। तो ये 176 का नोटिस भी ऑडिट नहीं है। ये सिर्फ आपको एक FBR याद दहानी करा रहा है कि आपके अंदर, ये आपके रिटर्न के अंदर ये चीज़ पूरी नहीं है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको खुद से ठीक कर दें, रिवाइज कर दें, या फिर फर्दर हम इसको आगे परसू करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर एक नोटिस होता है 177 का, ऑडिट का। वो वहाँ से ऑडिट प्रॉपर स्टार्ट होता है। उससे पहले वाले ये नोटिस आते हैं, इनकी लीगल वैल्यू है, आप लीगल वैल्यू चेक करनी, आप बुक खोलेंगे आप देखेंगे कि ये जो मुझे नोटिस आया, ये इस लॉ में ये इस वाला सेक्शन, क्योंकि कोई भी नोटिस बगैर सेक्शन के नहीं होता। उसके ऊपर सब्जेक्ट में लिखा होता है या नीचे लिखा होता है कि ये मैंने नोटिस फलां सेक्शन के तहत भेजा है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर नोटिस तो नहीं भेज सकता। और फिर जब आप लॉ पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, ये ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर है फर्स्ट, तो इसकी तो ज्यूरिसडिक्शन या अथॉरिटी ये है कि ये इस तरह का नोटिस भेज सकता है कि उसके पास ये लिमिटेड अथॉरिटी है कि उसको ऑडिट में सिलेक्ट करना होता है। ये अगर एडिशनल कमिश्नर भेज रहा है, तो वो आपसे चीज़ें नहीं मांग सकता, वो सिर्फ ये बता सकता है कि आपके रिटर्न के अंदर मुझे ये गलती लगी है, तो क्यों ना मैं इसको ठीक कर दूँ, ताकि हमारा ये जो टैक्स आपने कम पे किया वो ज़्यादा हो जाए। मतलब ये थोड़ी सी ज्यूरिसडिक्शन और ये चीज़ें आपको बड़ी एहतियात से देखनी पड़ती हैं। तो आपने ये जो सेल टैक्स की पहली क्लास थी, इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, क्या मतलब आपको पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया था सर ने? हम्म। ग्राउंड लेवल पे पढ़ा है इससे ठीक है। टैक्स होता है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और इसमें इनपुट आउटपुट टैक्स को हमने डिस्कस किया था। हम्म, उसके अलावा जो एडजस्टमेंट है उसका सर ने फार्मूला बताया इनपुट बिल्कुल का। सही है। उसके अलावा हमने फिर ये देखा है कि इसकी डेफिनेशन जो है रजिस्ट्रेशन में, हम्म। 14 रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14 जो है, हम्म। जिसमें आप कहते हैं कि वो गुड्स जो है सप्लाइज गुड्स टैक्सेबल होती हैं, और अजम्प्टेड जो होती हैं और गुड्स जो टैक्सेबल होती हैं उसके बारे में स्केड्यूल 6 को हमने डिस्कस किया। हाँ बिल्कुल। हमने 10 तक स्केड्यूल डिस्कस किए हैं सर ने। ठीक है। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उससे आगे। ठीक है। कल की क्लास में हमने ये चीज़ें कवर की। चलो, अभी सर ने तो एक आपको पेपर काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको पढ़ा दी हैं। ये काफी तो मतलब 2 दिनों को उन्होंने एक दिन में पढ़ा दिया, मुझे तो यही लग रहा है। तो ये सर ने अब आपको इनपुट का भी बता दिया, आउटपुट टैक्स का भी बता दिया है, और टैक्सेबल सप्लाईज का भी बता दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन का भी बता दिया होगा। ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें इब्तदाई तौर पे तो यही चीज़ें ज़्यादा हैं। और ज़ीरो रेटेड और इसका भी बताया है? कोई बंदा बता सकता है कि ज़ीरो रेटेड और एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है? चलो, आप बता दें ज़ीरो रेटेड और एग्जाम में। उसमें आपको सेल टैक्स के लिए रजिस्टर नहीं होना पड़ता, उसमें तो जीरो रेटिंग में होना पड़ता है। उसमें स्केड्यूल 5 रिक्वायर्ड होता है। हम्म। बाकी एग्जाम 6 का जो है वो जीरो रेटेड फिफ्थ के जो है, तो जीरो रेटेड में ये है कि फ्यूचर में वो आपको परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं जब आप रजिस्टर होंगे तो। और आप बताएं सर। एग्जाम में एप्लीकेबल ही नहीं होता स्टेटस। ठीक है। जीरो रेटेड में सिर्फ रेट जीरो होता है, ठीक है। एग्जाम्पशन नहीं होती। ठीक है। फिर इसी तरह कुछ रिड्यूस्ड टैक्स वाली चीजें हैं जो शायद 8th शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। जैसे कि पुराने कपड़े हो गए,
ताकि चीजें जिसमें सेल टैक्स जो गवर्नमेंट एक शेड्यूल स्टेट के ऊपर होती है। नहीं, इसका आपको मैं बड़ा मुख्तसर बताऊँ, मतलब ये चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी शराइत पे आपने जो बताई हैं, आपने जो बताई बिल्कुल यही चीज़ें हैं। लेकिन इसका जो मेन डिफरेंस है ना, एग्जेम्प्ट सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाई, ये जब भी आप सेल टैक्स की बात करें ना, ये दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। आप मसलन कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे उनको कोई बंदा चाहिए कि जो सेल टैक्स का भी, तो वो भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसका आज मैं आपको मुख्तसर डिफरेंस बताता हूँ। जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती हैं वो, जिस तरह आपने बताया कि फिफ्थ शेड्यूल है और सिक्स शेड्यूल है, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है इनका। डिफरेंस ये है जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में, कि जो एग्जेम्प्ट होती हैं उसके ऊपर आपको इनपुट एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होती। इनपुट और आउटपुट का आपने पढ़ लिया है, आपको पता है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। जो जीरो रेटेड होती है इस पे इनपुट अलाउ होता है, ठीक है। अब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सप्लाईज हैं, सेल्स हैं, आप कौन सा वाला जो है वो चूज करेंगे, जीरो रेटेड करेंगे या एग्जेम्प्ट? जीरो रेटिंग करेंगे तो उसमें उसमें एडजस्टमेंट जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आपको जीरो रेटेड करनी चाहिए। क्योंकि जो एग्जेम्प्ट होगी ना, अगर आपने, ज़ाहिर है मैंने अगर ये एलईडी बनाई है ना, तो मुझे इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें परचेज की होंगी जिनके ऊपर मैंने टैक्स दिया होगा। और जब मैंने ये देनी है, अब ये आगे है ज़ीरो रेटेड पे, तो मुझे जो मैंने वहाँ पे किया है वो वाली एडजस्टमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट होगी तो मुझे वो अलाउ ही नहीं होगा, तो वो मेरी कास्ट बढ़ जाएगी। मसलन मैंने एक बंदा, वो जीरो रेटेड वाला काम कर रहा था, उसको जीरो रेटेड अलाउ थी। एक बंदा एग्जाम पे काम कर रहा है, तो जीरो रेटेड वाला, उसको तो 50,000 उन्होंने वो छोड़ दिया टैक्स आउटपुट में, उसमें कास्ट उसने पे की है। और आगे उसको बेसिकली जो सेल टैक्स है ना, एक बड़ी और चीज़ बताओ, सेल टैक्स आपने अपनी जेब से नहीं देना। आप बिजनेसमैन हैं, आपने सेल टैक्स अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना, ठीक है। आपने इधर से लेना है और उधर देना है, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको एजेंट के तौर पे बनाया हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स जो है ना, वो आपने अपनी जेब से देना है। तो इसीलिए जब आप एडजस्टमेंट पे वो पे कर रहे हैं, 60,000 या 50,000 आपने टैक्स पे की है जीरो उस पे एग्जाम पे, तो जब आप आगे आउटपुट वो सप्लाईज करेंगे तो आपको तो वो कास्ट पड़ गई, यानी कि आपने अपनी जेब से पे कर दिया। वो आपकी बिजनेस कास्ट इंक्रीज हो गया, हालांकि आपका टैक्स था ही नहीं, आप गवर्नमेंट का टैक्स था। आपने तो सिर्फ इधर से देना था और उधर जमा करा देना था। जो विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, एज ए विद होल्डिंग एजेंट, वो आप अपनी जेब से नहीं जमा करा रहे थे। मैं चीजें एग्जेम्प्टेड वाली हैं तो आप हम्म, उस पे पे क्यों कर रहे हैं अगर वो उस पे सेल्स टैक्स है ही नहीं, वो उसमें एग्जेम्पशन है। समझो, मैंने ये मोबाइल बनाया ना, इस मोबाइल के अंदर रबड़ भी इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मुझे परचेज, जब मैंने कोई चीज़, मुझे कोई बंदा जब मिसाल के तौर पे मुझे इसका वो ये वाला प्लास्टिक सेल कर रहा है, प्लास्टिक तो एग्जाम नहीं है, उसने तो सेल टैक्स, उसने कहा भाई मैंने, गवर्नमेंट ने ये लॉ में लिखा हुआ है कि ये जो प्लास्टिक है इस पे 18% सेल टैक्स चार्ज करना है, मैं सेल टैक्स चार्ज कर रहा हूँ। आपके लिए वो इनपुट टैक्स बन गया, आपने पे किया, आपकी मजबूरी है, आपने मोबाइल तैयार करके आगे बेचना है। यस, तो वो आपने पे कर दी है, अब आगे आपको अलाउ नहीं होगा, तो आपका कितना 50,000 सेल का जो परचेज थी वो लॉस हो गया आपका। तो ये चीज़ें बड़ा, ये जब भी कोई पूछे कि जीरो रेटेड और एग्जाम में क्या है, तो आप यही बताएं कि इस पे वो इनपुट टैक्स जो है वो अलाउ होता है जीरो रेटेड पे, और इस पे एग्जाम पे अलाउ नहीं होता, वो आपका लॉस है। तो लिहाजा आप हमेशा जीरो रेटेड को वो चूज, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस तो नहीं है। आप बिजनेस जो भी कर रहे हैं, वो बिजनेस एफबीआर के अंदर, लाज के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो जीरो रेटेड है या एग्जाम्प्ट है, उसमें से आप चूज करेंगे। अब तो सर मैं आपको, अगर हम जो सेल प्राइस है उसी में एडजस्ट कर लें इसको तो फिर वही जो लॉस है अपना कवर कर लें अपने प्रॉफिट में। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप एग्जाम सप्लाई करेंगे वो आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। जो चीज़ आपको 112 रुपए की पड़ रही थी, अब वो आपको 118 रुपए की पड़ जाएगी, आपकी कास्ट बढ़ जाएगी। लेकिन जीरो रेटेड वाला ऐसा वही नहीं हम करेगा प्रॉफिट में तो। जाके एडजस्ट भी कर सकते हैं ना बाद में, अगर हाँ, अदर साइड मैं बता रहा हूँ कि अपने प्रॉफिट से वो रिकवर कर लें और उस पे हमें आगे सेल टैक्स का आउटपुट टैक्स का भी नहीं इशू होगा। वो तो आपकी अपनी वो मैनेजमेंट है ना, लेकिन आपको लॉस तो हो गया ना। आप ये, 2 मिनट तेज में है। कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी, आप सही कह रहे जब हैं। आप बिजनेस करेंगे ना, जहाँ पे आपकी एक
करोड़ ट्रांजैक्शन होंगे, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये कितना, इसका कितना एडजस्ट करना मुश्किल है। ये हम देखते हैं ना, हम तो एक 100 रुपए की चीज़ के ऊपर देख रहे हैं, जब आप करोड़ों रुपए की आप चीज़ें बेचेंगे, वहां पे आपका इनपुट बनेगा मिलियंस में, तो आप कहाँ अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करेंगे? हो सकता है आपको प्रॉफिट भी उधर ही हो। मैं अभी वेलकम करता हूँ बशारत साहब का। जी। तो सर आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं सर, हमने ये बड़ी अच्छी चीज कवर किया। सर कोई माइक दे दीजिएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि महकमे के लोग को भी लाएं, जैसे शेख साहब को रिक्वेस्ट की, इस तरह से और लोगों को भी। माशाल्लाह इन्होंने चूंकि ग्रास रूट पे, नीचे ग्राउंड लेवल पे काम किया होता है। असल जो अफसर होते हैं वो तो बस साइन गुगी मारते हैं, असल काम तो ये लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको तारुफ करवाना था शफकत साहब का। शायद कुछ लोग जानते हो, शायद। कौन जानता है? हाँ, शफकत साहब मेरे पार्टनर हैं, जो हम कानून एआई तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर माशाल्लाह परसों से आए हुए हैं। उसका पूरा हम स्ट्रक्चर बना रहे थे आईटी वालों के साथ मिलके। तो उसमें माशाल्लाह हमने अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी तैयार की। तो मैंने कहा चलिए आप लोग को बता दूं कि ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और पार्टनर भी हैं, ठीक है। और मेरी ये खुश नसीबी, ये मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं। तो मैंने भी शफकत माशाल्लाह सर से बहुत कुछ सीखा। तो शफकत भाई को अब हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हमने जब इनकी काबिलियत का अंदाजा लगाया तो हमने इनको अपने साथ मिला लिया। और मैंने इनको एक आइडिया दिया। अच्छा, ये भी ऐसे किसी बंदे की तलाश में थे कि जो मिलकर हम आगे निकल सकें। और मुझे भी एक अच्छा दोस्त और भाई है और एक ऐसा पार्टनर मिल गया कि हम आगे इनके ऊपर। अभी वो कह रहे हैं भाई मैं हर वीक में आने को तैयार हूँ, काम जब हो। और मसरूफियत इनकी इतनी है कि एक लंबी चौड़ी काज लिस्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि ये बस ऐसे ही एक होता है ना कि सिर्फ बराए नाम वकील होते हैं। ये उन वकीलों में है जो 5% पढ़ने वाले वकील हैं। तो मैंने कहा चले जी आपको। सर जी बात ये है तो कि दो जो चार मिनट अगर आ गया। बात ये है कि जो पढ़ाई है ना जी, एंड ऑफ द डे वही काम आनी है, मैं आपको बताऊं। और जो स्किल्स हैं, मतलब कि आप लोगों को एक मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, यही आपकी कामयाबी है। क्योंकि आप सब में अर्ज है सीखने की, और आप लोगों में एक अर्ज है अपने आप को पॉलिश करने की। तो माशाल्लाह ये बहुत कम लोगों में होता है। मतलब कि बहुत कम लोग जो हैं वो अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं। क्योंकि पॉलिश करना अपने आप को, और अपने आप को डे टू डे टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना, ये बहुत कम लोग करते हैं। मतलब कि बेसिकली जब आप चीज़ों को अपनी अपडेट नहीं करते ना, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और यही इसी चीज़ ने आपको पे करना है बेसिकली। आप में और जो दूसरे मार्केट में लोग होंगे ना जी, उनमें डिफरेंस ये होगा कि आपके पास मल्टी टैलेंटेड जो है ना स्किल्स होंगी। मल्टी फंक्शनल आप काम कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास किसी तरह का भी कोई क्लाइंट आएगा ना, तो आपके पास नंबर ऑफ, मतलब कि मैक्सिमम नॉलेज होगा। ठीक है। आजकल के दौर में अगर हम ये समझेंगे ना कि क्लाइंट को पता नहीं है, या क्लाइंट को हम लोग ऐसे ही घुमाटू दे दें, वो नहीं हो सकता। क्योंकि एआई का दौर है। वो या तो एआई से मशवरा करके आया होगा। हम अक्सर कहते होते हैं चाचा एआई, ठीक है ना, मतलब कि उससे मशवरा करके अपने वो चाचे से मशवरा करके आया होगा, या फिर चार वकीलों को ऑलरेडी मिलके आया होगा। तो अगर आप मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि मेरी जितनी भी है प्रैक्टिस माशाल्लाह 25 साल की, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड ऑनेस्ट ओपिनियन पे बेस करती है। केस बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, केस बनता है नहीं बनता स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा, नहीं बनता हाँ इसका ये सोल्यूशन मौजूद है, आप इस तरह से इसको कर लें। उसका मेन बेनिफिट क्या है कि आपका एक ट्रस्ट लेवल जो क्लाइंट के साथ डेवलप होता है ना जी, वो लॉन्ग टर्म होता है। और मतलब कि वो अमेरिका में हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि जो रेपुटेशन है ना, वो जस्ट लाइक ए स्मेल की तरह से होती है। आपने अच्छी स्मेल लगाई हुई है ना, तो आपके कमरे में एंटर होने से पहले आपकी खुशबू एंटर हो जाती है। और जब आप उठ के चले जाते हैं, काफ़ी देर तक उसका असर रहता है। तो बात ये है ना कि माशाल्लाह जिस इंस्टीट्यूशन में आप आ रहे हैं, वो जस्ट लाइक एक जैसे वो है ना जी, इतर की कोई दुकान हो ना जी, तो उसमें से आप चक्कर लगा के भी आ जाए ना, तो कपड़ों में खुशबू ज़रूर आ जाएगी। तो माशाल्लाह, और फिर जिस तरह से माशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन आपको लीगली, प्रैक्टिकली, एथिकली चीज़ें सिखा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा। कितने इंस्टीट्यूशन है लाहौर में, मतलब कि मुझे नहीं आज तक कोई लाहौर में कोई इस तरह का इंस्टीट्यूट नज़र आया जो कि प्रैक्टिकल जो है उसको पॉलिश करे। मतलब कि जो है, जो बेसिकली आप देखें ना कि डॉक्टर को और अगर वकील को मैं कंपैरिजन करूं,
तो डॉक्टर में 4 साल पढ़ा उसने, 1 साल उसने हाउस जॉब की सर। 1 साल जब वो हाउस जॉब जाता है तो मतलब वो देर एंड नाइट पेशेंट्स को देख रहा है, चीज़ें कर रहा है, प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहा है, टीके भी लगा रहा है, ड्रिपें भी लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, इवन उससे पहले उसको कुछ भी नहीं आता होता, सिर्फ सिर्फ थ्योरी पढ़ के आया होता है। ठीक है, किस तरह से उसने इमरजेंसी को हैंडल करना है, किस तरह से उसने क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना है, वो 1 साल में उसको इतना का रगड़ा देते हैं कि वो अपना क्लिनिक खोलने जोगे हो जाते हैं। कोई भी पेशेंट आता है उसको प्रॉपरली जो है ना वो टैकल कर लेते हैं। हमारे लॉ में क्या है, एक स्टूडेंट जब निकलता है लॉ करके तो जिस लॉ फर्म में वो जाता है वहां का जो मुंशी है ना जी, वो उससे ज्यादा कमा भी रहा होता है, ज्यादा एक्सपर्ट भी होता है, और वो उस वकील साहब के साथ जो है जिनके साथ लग जाता है उन्हें समझे कि एक तो मुफ्त का गुलाम मिल गया। ठीक है, और वो मुंशी नहीं टिकने देता, क्योंकि उसके पास इतना प्रैक्टिकल नॉलेज, उसके पास डे टू डे अफेयर्स का इतना ज़्यादा होता है कि वो बेचारा जो नया वकील जाता है ना वो स्नब होके बैठा होता है। और स्पेशली जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए तो एक हमारा जो लीगल सिस्टम है या हमारा जो इन्वायरमेंट है अदालतों का, वो भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहा होता, और उनको तो बेचारियां वो बिल्कुल ही डिसहार्ट होके बैठ जाती हैं। तो मतलब कि अगर देखें ना कि जो चीज़ एक आपने 5 साल 10 साल लगा के सीखनी है धक्के खा के, ठीक है, वो आप महीने मतलब 6 महीने का कोर्स करके, 3 महीने का कोर्स करके, साल का कोर्स करके आप अपने आप को पॉलिश कर लें और उस लेवल पे ले आए। ये कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका में कॉन्सेप्ट है ना कि बी योर ओन बॉस का, बी योर ओन सीनियर का। ठीक है, मतलब कि वहां पे हम लोग जाते थे, थिंक टैंक के कोर्सेज करते थे, वहां पे जो भी कोर्स अवेलेबल होता था करते थे। बेसिकली उससे क्या है, आपका माइंड जो है वो खुलता है आपका। देखिए, हमारा जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ किसी बंदे के साथ ना नाइंसाफी नहीं की। अल्लाह ताला ने हर बंदे के दिमाग में एक साइज का ही दिमाग डाला है। अगर हम कहते हैं ना कि जी अल्लाह ताला ने नाइंसाफी की है, उसको दिमाग ज़्यादा दे दिया, मुझे दिमाग ज़्यादा नहीं दिया, ठीक है, तो किसी बंदे का दिमाग छोटा होता है, किसी का दिमाग ना फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक साइज का दिमाग दिया है। अब उस दिमाग को वो यूटिलाइज कैसे करता है, उसको चीज़ों को समझता कैसे है, बेसिकली ये क्राइटेरिया है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो कहते हैं यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं चीज़ें हो सकती, नहीं हो सकता। मतलब कुछ लोग ब्लेम गेम्स करते रहते हैं, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, मुझे अच्छा उस्ताद नहीं मिला, मुझे अच्छा मेंटोर नहीं मिला, मेरे अब्बे ने मेरे नाल ए कितना होता तो पता नहीं मैं आज गवर्नर लगा होंदा। इसको सर बाकायदा एक बीमारी का नाम दिया गया है, इसे कहते हैं एक्सकोजाइटस। ठीक है, ये एक्सक्यूजेस से डेवलप होती है। और मतलब कि वो एक्सक्यूजेस बना बना के ना कि वो बेसिकली एक छोटा सा एक दरख्त होता है कि उसका तना बड़ा छोटा सा होता है, जो उसके साथ ज्यादतियां हुई होती हैं, जो उसको नहीं होता, वो डेली उसकी रेपुटेशन कर करके मुझे भी बता रहा है, आपको भी बता रहा है, उसको भी बता रहा है, ये कर रहा है, वो डेली इतनी की रेपुटेशन कर देता है कि अपने माइंड में उसका तना इतना मजबूत बना देता है कि उससे निकलता ही नहीं है। यार हर चीज जो है ना वो स्किल बेस्ड है। जो गाड़ी है वो चलाना स्किल है, कंप्यूटर है वो चलाना स्किल है, साइकिल है वो चलाना स्किल है। एक मिसाल दूंगा सिंपल कि एक लेट से एक 65 मॉडल एक बंदे के पास गाड़ी है, 1965 मॉडल, ठीक है, हिचकू हिचकू करती है, चलाते उसको सीधी साइड पे लेके जाते हैं, उल्टी साइड पे जाती है। अगर ड्राइवर कंपिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो आपको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। अगर उसी ड्राइवर को मतलब कि जो एक एक बंदे को आप दे दें मर्सिडीज, BMW दे दें, ठीक है, टेस्ला दे दें, और उसमें अनाड़ी ड्राइवर बिठा दें और वो जाके ठोक दे कहीं पे, ठीक है, चलानी नहीं उसको नहीं आती, वो गाड़ी का कसूर है या ड्राइवर का कसूर है? सिंपल, ये हमारे प्रोफेशन में है। जितना आप इसको पॉलिश करेंगे उतना पॉलिश होगा। इवन मैं सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ कि मैं अभी सर से हमारा थोड़ा सा अरसा ही हुआ था, एक केस जो है, मतलब अभी मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो एक प्रोपोजिशन, वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मैं काम कर रहा, तो वो एक प्रोपोजिशन थी कि जी जो है ना इसको आपने वो ज़मीन शमीन वो सारी बेसिकली विरासत में उनकी आई हुई थी, तो वो सारी जो है ना वो करनी थी। तो वो 2 बहनों के नाम पे वो विरासत आई। तो उन्होंने कहा, बहनों ने कहा कि जी हमने सेल करनी है, तो भाइयों ने कहा जी आप हम ही सेल कर दें। तो भाइयों ने कहा जी आप हमें गिफ्ट कर दें। ठीक है, उन्हें वो कहते नहीं जी हमने जो है ना वो तो मार्केट प्राइस देनी है और हमने अपने पैसे वाइट लेने हैं। ठीक है, अच्छा वो उसकी जब मैंने कैलकुलेशन निकाल ली, सारा कुछ किया,
तो वो ऑलमोस्ट कोई 6.5 करोड़ रुपया जो है ना 236 और 236 के बनता था। ठीक है, तो वो मतलब कि देखिए बात ये है कि एक कोर्स आपको बेनिफिट किस तरह से देता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने जब उनको किया तो मेरे जहन में एक प्रपोजल आई कि यार, अच्छा उन दिनों हम पढ़ भी मेरे गिफ्ट का ही रहे थे, सेशन ना कोई इसी तरह का चल रहा था। तो मेरे जहन में एक प्रपोजल आई कि जी इनको जो है बहनों से भाइयों को जो ज़मीन है वो गिफ्ट करा देते हैं, और भाइयों से बहनों को पैसे गिफ्ट करा देते हैं। बहनों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो भी वाइट सोर्स हो गया, और जो बहनों को प्रॉपर बहनें जो हैं वो भाइयों को दे रही है वो भी वाइट सोर्स है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका 6 करोड़ रुपया बच गया, और मुझे कुछ 7-8 करोड़ रुपए, वो 7-8 लाख की फीस मिल गई। अब देखिए मैंने कितना पे किया इंस्टीट्यूशन को, 25,000 पे किया मेरा ख्याल है, ठीक है ना। वो 25,000 की पेमेंट दे के अगर मैंने 8 लाख रुपया 7 लाख रुपया कमा लिया है, ठीक है, तो मेरे तो सारे आने वाले कोर्सों की भी फीस निकल गई ना ऑनलाइन में। और रेगुलर क्लास और रेगुलर क्लास मतलब मैंने अपनी, मेरा ख्याल है शायद ही कोई एक आध क्लास मिस की, और अच्छा एक, हाँ एक क्लास मेरी मिस हुई थी, और वो भी जिस दिन मैंने लेनी थी नेक्स्ट, मैं पिछली क्लास सारी रिव्यू करके बैठा हुआ था। और मेन चीज़ है कि आपने जब भी क्लास लेनी है उसके बाद उन सेक्शंस को रट के आना है, पढ़ के आना है। आपने अपनी मेन चीज़ जो है अपनी जिसे कहते हैं ना फोटोजेनिक मेमोरी, वो इतनी का आपने इन्हांस कर लेनी है कि आप ऐसे आंख बंद करें और चीज़ें आपके सामने चल रही हों। ठीक है, आप ये नहीं है कि बस पढ़ ले आए तो कर ले आए तो ये है वो है। ठीक है, अगर आपका मतलब कि मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका माशाल्लाह यहाँ पे होना ही इस चीज़ की गारंटी है कि आप अपने आप को पॉलिश करना चाह रहे हो, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ है कि जो बंदा अपने आप को पॉलिश करना चाहता है उसके लिए स्काइज आर द लिमिट, उसके लिए और टॉप पे जगह हमेशा मौजूद रहती है। मेन प्रॉब्लम है टॉप पे जाना कौन चाहता है, ठीक है, और जो जाना चाहता है वो सबको रोक देता है। मैं आपको बताऊं, रास्ते मौजूद है। जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, हमें लॉ ऑफ सक्सेस सर हमने पढ़ा अमेरिका में। लॉ ऑफ सक्सेस का जो बेसिक फार्मूला है वो है 80-20 का। आप लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 20% कोशिश करें, आपको 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। वो 20% क्या है, वो है इनिशिएटिव। जब हमने किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेना होता है ना जी, तो हमारे इफ्स एंड बट्स ही खत्म होते। हम कहते हैं वो यार ये मैंने इनिशिएटिव लेना है, वो मेरे पैसे ना डूबने, वो मेरा ये ना हो जाए, वो मेरा वो ना हो जाए, वो इफ्स एंड बट्स ही नहीं खत्म होते। तो जब आप इनिशिएटिव ले लेते हैं ना, तो बाय द टाइम थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो आपको टिटबिट्स ऑफ द ट्रेड जो है ना वो समझ आना शुरू हो जाते हैं, और आप आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक फ्रेज है ना कि कैन आई डू इट और नॉट, कैन आई डू इट और नॉट, हम इसी में ही फंसे होते हैं। मैं कहता हूँ इसका सिर्फ एक अगला लफ्ज और एक आखिर वाला लफ्ज चेंज कर लो, हाउ कैन आई डू इट बेटर। ठीक है, इस फ्रेज को किसी भी सिचुएशन में आप अड़ फंस गए हैं ना, तो इस फ्रेज को 3 दफा आपने लाजमी बोलना है, हाउ कैन आई डू इट बेटर, हाउ कैन आई डू इट बेटर, हाउ कैन आई डू इट बेटर। जब आप तीसरी दफा बोलेंगे ना, अब ये कर क्या रहे हैं आप, बेसिकली आप अपने ब्रेन को कमांड दे रहे हैं कि सोच पुत्र सोच। ठीक है ना, सोचो सोचो सोचो। ठीक है, जब आप तीसरी दफा बोलते हैं ना, तो एक चेन ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन स्टार्ट होता है और आपको आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी है, अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी है, अच्छा ये पॉसिबिलिटी भी है। इवन मेरी अपनी बेटी जो है ना जी, वो उसका ओ लेवल का पेपर था, तो वो कहती बाबा जब मैं वो फलाना क्वेश्चन मुझे आता था, तो जब मैं उस क्वेश्चन पे पहुंची हूँ तो बाबा मैं ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ओ बाबा मैं लिखते लिखते भूल गई। मैंने कहा अच्छा बेटा आप ऐसा करना, जब आप नेक्स्ट टाइम आपके साथ ये होगा ना, तो आप ये फ्रेज जो है ना ये याद कर लो, इसको आपने 3 दफा बोलना है और थोड़ी देर के बाद ना फिर अटेम्प्ट करनी है। अच्छा मुझे थोड़े दिन बाद आके कहती बाबा इट रियली वर्क्स। मैं कहा कैसे, तो कहती बाबा मैं फिर भूल गई, एक दरमियान में लिखते लिखते मुझे 3-4 हेडिंग्स और वो सारी चीज़ें भूल गई जी, समझ ही नहीं आ रही थी। तो बाबा मैं उस फ्रेज को आपके 3 दफा मैंने याद किया, तो वो जो है ना मुझे वो एकदम जो है ना वो क्लिक किया कि हाँ हाँ ये है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जब आप 3 दफा देते हैं ना, कमांड देते हैं, तो एक इन पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट रिएक्शन स्टार्ट होती है, और थोड़ी के देर के बाद आपको आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया। ठीक है, बेसिक इसको मैं इस तरह से भी डिफाइन करूँगा कि लेट से आज बॉस ने कोई बात पूछी हमें सुझाई नहीं दी,
तो हम 3-4 दिन के बाद सर हाथ पे हाथ मारते हैं, ओए तेरी उस जज ने मेरे को उदों उनमें ए जवाब दिता होंदा ते किड्डा चंगा होंदा, कितना अच्छा होता मैंने ये जवाब दिया होता। ठीक है, हमें उस वक्त नहीं याद आया। दिस इज कॉल्ड अ इंक्यूबेशन ऑफ आइडिया। ये माइंड, हमारा ब्रेन जो है ना माइंड मैपिंग के ऊपर काम करता है, लिंक्स को जोड़ता है। हमारा ब्रेन किसी लफ्ज को नहीं पढ़ सकता। हम जो है ए फॉर एप्पल बच्चे को इसलिए सिखाते हैं कि ये जो एप्पल है ना ये ए से बनता है। सी फॉर कैट इसलिए सिखाते हैं कि ये जो कैट है ना ये सी से बनती है, ना कि सी से कैट बन रही है, ना कि ए से एप्पल बन रहा है। उसको हम पिक्चर से रिकॉग्नाइज कराते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना वो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और मतलब आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा है ना कि सारा जो क्राइम सीन है वो दीवार के ऊपर लगा के तो वो सारा देख रहे होते हैं, इधर से बंदा आया, इधर से गया, ये किया, ये किया, इधर से आया। बेसिकली वो कर क्या रहे, वो उसमें से मिसिंग लिंक ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम आएगा वो आपके ब्रेन प्रोसेसर में ब्रेन हो रही वो हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं चीज़ें, सारे लिंक्स जब जुड़ते हैं ना तो आप हाथ पे हाथ में ओ तेरी वो मिसिंग लिंक जुड़ जाता है। ठीक है, और आप उससे आगे निकल जाते हैं। बेसिकली हमारा हम लोग जो सोचते हैं ना वो दो तरह से सोचते हैं, या तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे सोच रहे होते हैं या आप अपने नॉलेज की बेस पे सोच रहे होते हैं। बेसिकली ये नहीं कि इसका दिमाग ज़्यादा तेज़ चल रहा है, इसका दिमाग कम तेज़ चल रहा है। होता ये है कि एक सर्टन लेवल पे जाके ना हमारे ब्रेन बैरियर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। उन ब्रेन बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए विजुलाइजेशन चाहिए, और विजुलाइजेशन के लिए आपको इमेजिनेशन में जाना पड़ता है। सिंपल मिसाल दूंगा कि आज से 15 साल पीछे चले जाएं, हमने कभी सोचा था कि टेलीफोन में तस्वीर आ जाएगी? आ गई है ना। हम छेड़ते होते थे कॉलेज में, वो तेरी टेलीफोन से तस्वीर आ रही है, तू तस्वीर देख ली है। ठीक है, आज पॉसिबल हो गया ना, इमेजिनेशन है। वो स्टार ट्रैक आपको शायद याद हो, फिल्म लगती होती है सर, उसमें ऐसे करके वो फ्लिप खोलता है, बात करता है, तस्वीर आ रही होती है। वो मिट्रोला का सेट भी उसी तरह का आ गया था। ठीक है, तो जो आज आपका दिमाग सोच सकता है वो पॉसिबल है, मगर है कैसे? विद योर स्किल्स, विद द कंपिटेंसी। इतना कि अपने आप को पॉलिश करें, इतना कि अपने आप को जो है ना तैयार करें। मैं कहता हूँ कोई 4 सेक्शन ही पकड़ लें, उसको पंजाबी कहते हैं मिद कट के रख दे होंगे, उसमें जो लेटेस्ट लॉ है वो देख ले, जो लेटेस्ट कानून है वो देख ले। और जब भी फारग टाइम हो ना तो अदालतों में जाके जो अहलमत है ना उससे पुरानी फाइलें लेके पढ़े, पुरानी फाइलें कॉपी करा लें। वो सबसे ज्यादा आपको गाइड करेगी, वो सबसे ज्यादा सिखाएंगी। बड़ी मेहरबानी, मैं चलता हूँ, मेरा जो है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये तक छोड़ता हूँ, जी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब नमाज की बात करना है या अभी? चलो, कितने मिनट नमाज के 10 मिनट? 10 मिनट, ठीक है। क्या टाइम क्या हुआ है? वालेकुम सर, माइक आवाज ऑफ नहीं है। आ रही। सॉरी। चलो दुरूद शरीफ पढ़ो, मैंने कहा है। अच्छा जी, ये मैं कह रहा था कि जैसे शौकत साहब कह रहे हैं, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरा माइंड कम है। उसकी एक वाज़ह मिसाल मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूँ। मुझे ग्रेजुएशन करके भी, बीकॉम करके भी नहीं पता कि ओ लेवल में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, मुझे जब पहली दफ़ा एक सवाल पूछा गया ना जनरल इंटेलिजेंस का, कि जी एक ट्रेन लाहौर से निकलती है, ठीक है, और वो लाहौर से, लेट से लाहौर से उसने जाना है, कहाँ पे जाना है? कराची जाना है। और इसका जो सफ़र है, लेट सपोज वो 1500 किलोमीटर लेट से, और ये सफ़र 90 मिनट के अंदर तय करती है ट्रेन। अगर अभी 54 मिनट हो गए हों, कितने, 54, तो क्या आंसर होगा? जब पहली दफ़ा मुझे पूछा गया तो मैं हैरान हो गया कि यार इसका आंसर क्या हो गया। मैंने कहा भाई कौन सी कोई आफत पूछ ली है। अच्छा, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर एक आंसर था लेट से 600।
एक आंसर था 1200, एक आंसर था 750, ठीक है, और एक आंसर था 820 लेट से। वो जो मेरे साथ बैठा हुआ था लड़का, अमर रजा, मुझे अभी भी याद है, उसने कहा इसका 820 है। मैंने कहा यार तुम्हें कैसे पता चल गया एकदम से? उसने कहा बेचारा साहब 1500 है, तो इसका हाफ होता है 750, तो हाफ तो 45 मिनट में आना है, तो इसका मतलब 45 से ज्यादा हो गए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसने कहा 1200 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1200 के लिए तो आप वो बहुत ऊपर निकल गए। उसने बाकी बात किया, ये दो, 750 भी नहीं हो सकता। उसने कहा ये है। अच्छा, यहाँ से जो नतीजा अखज़ मैंने किया, और मुझे भी अंदाज़ा हुआ और आप भी अंदाज़ा करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका उठना बैठना किन लोगों में है। सबसे पहले तो अपनी कंपनी चेंज कर लें। जितने फारिग लोगों में उठे बैठेंगे खुद फारिग हो जाएंगे। नेगेटिव लोगों के साथ बैठ के इंसान नेगेटिव हो सकता है, कुछ सीख नहीं सकता। शफकत साहब को चस्का अभी का नहीं है कोर्सेज का। ये यूएसए के बड़े सारे कोर्स यहाँ से बैठे लेते रहते हैं। अच्छा, कोई कोर्स बेकार निकल आता है, कोई काम का निकल आता है, कहते बेचारा साहब वो एक कोर्स से कामदा निकलेगा, दो इंचो पंजा जितने कामदा निकलेगा, कोई से सीखागा शफकत साहब। तो यहाँ पे एक ही बात करूँगा आपको, कि हमने कोई ये नहीं है कि हम कहते हैं कि हमसे कुछ लें। हम ये कहते हैं कि आप अपनी आपकी सोच चेंज करें, खुद की अपना नज़रिया बदलें। आपको जो फ़ायदा होगा वो आपकी ज़ात को होना, उसमें हमारा कोई शेयर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कोई बात आपको दिमाग में अच्छी चली जाए, तो उसका हमें फ़ायदा हो जाएगा। कल को आप थोड़ा सा भी समझेंगे कि यार इन बंदों का हिस्सा है। तो ये शौकत साहब की बातों को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा था। और इतना सीनियर आदमी हो, कोई ऐसा नहीं है कि उसने कहा ना विशाल साहब ठीक है। उसकी भी अपनी एक कैलकुलेशन होगी, कि उसने कहा ठीक है जी करो, मैं आपके साथ हूँ। एक्चुअली वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने आए थे मेरे साथ। अभी आएंगे, चूंकि बार बार हमें आईटी वालों के साथ बैठना पड़ेगा। कल हमने सेक्शन 14 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसको स्टार्ट किया। तो सेक्शन 14(1) में लिखा हुआ था, एवरी पर्सन इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। हमने कहा गुड्स, बेसिकली आज गुड्स के बजाय दोबारा से वर्ड चेंज कर देता हूँ, सप्लाई पे क्या लिख देता हूँ, सप्लाई। अरशद साहब की दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने बकायदा मुझे कॉल की। फरूक साहब अभी भी आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा, इन लोग से भी कोई ऐसा नहीं है कोई ख़ास तल्लुकात है, ये है कि ये मोहब्बत करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो हम भी इनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए इनका पता होता है कि ये नहीं मैं फ़ोन कर पूछा अरशद साहब ठीक है। लेकिन अरशद भाई ने खुद कहा जी, अच्छा ये मेरा काम था, मुझे उसके लिए पहले इतला दी कि ये काम आज नहीं हो सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ रहा। फरूक साहब ने, यार मैं छुट्टी पे हूँ, मैं कहीं आया हुआ हूँ, ठीक है। कि चंद लोग को हम अपना फेवरेट बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। सप्लाई यानी कि सेल्स, सेल्स किसकी, चूंकि आपका सेल्स ऑफ सेल्स एक्ट है, आपका सेल्स एक्ट 1990। तो ये किस चीज़ को डील करता है, गुड्स को। तो गुड्स या आपकी सप्लाई किसी तरह की होती है, दो तरह की, टैक्सेबल या फिर एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट वो चीज़ें हैं, वो गुड्स हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्स नहीं होता, यानी कि ये टैक्सेबल नहीं होती। अच्छा, ये कौन सी चीज़ें जिनका जिक्र 6 शेड्यूल में है। 6 शेड्यूल कल आप लोगों के सामने खोला, उसको हमने डिस्कस किया कि 6 शेड्यूल के ऊपर टैक्स नहीं होता। यानी कि एक है कि जीरो होता है, एक है कि होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। जीरो होने का मतलब है टैक्स है लेकिन रेट जीरो है, टैक्स है, ठीक है। दूसरी हमने कहा चीजें जो एग्जाम्प्ट नहीं है, तो वो फिर वो क्या हो जाएंगी, यानी कि दो किस्म की चीजें हैं, एग्जाम्प्ट या फिर, अगर एग्जाम्प्ट नहीं है तो फिर क्या है, टैक्सेबल में सबसे पहले कैटेगरी कौन सी, 3rd शेड्यूल। वो चीजें हैं जिनके ऊपर रेट कितना लगेगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी की कीमत ऊपर प्रिंट हुई है 100 रुपए, मार्केट में वो आपको मिल जाती है 80 की। तो जो कीमत प्रिंट हुई है वो 100 है, तो आपका सेल टैक्स किस पे लगेगा, 100 रुपए पे लगेगा। सेल टैक्स लगेगा 100 रुपए पे, ठीक हो गया, इस पे नहीं लगेगा।
अच्छा, ये हो सकता है कि 100 पे सेल टैक्स लगा 18 रुपए, तो कितना बन गया? 18 रुपए का सेल टैक्स बन गया। 80 पे लगाएंगे, अभी 100 पे लगाएंगे। मैं थोड़ा सा स्नैरियो देता हूँ। 18% का, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन वो बंदा कहता है नहीं, सेल टैक्स तो पूरा होगा, लेकिन हम आपको देंगे 80 प्लस 18। यानी कि मिलेगी कैसे? कभी आप मार्केट में सुने ना कि यार सेल टैक्स फुल वैल्यू पे लगेगा, इसका मतलब ये होता है कि वो कौन सी आइटम है? थर्ड शेड्यूल आइटम है। उसको आपको थर्ड शेड्यूल को स्टडी करना पड़ेगा, वाकई वहां पे लिखी हुई है। मेरी बात को आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यानी कि जब हम एक शैम्पू लेते हैं जिसके ऊपर प्रिंट होता है 240 प्लस 30, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 30, ये कितना बन गया? 270 का। लेकिन वो आपको मिल गया 250 रुपए का। लेट से कितने का मिल गया? 250 रुपए का। इसका मतलब ये है कि इस 250 में 30 तो आपने देना ही देना है सेल टैक्स का, प्लस बाकी जो पैसे हैं आपको शैम्पू कितने का मिला है? 220 का। तो ये नहीं कि अच्छा, ये फिर ये जो फर्क है इन दोनों के दरमियान, ये एक इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लाजमी तौर पर जो बड़ी कंपनियां इन्होंने इसी मार्जिन के ऊपर, जितने इनके सप्लाई चेन में लोग होते हैं, सप्लाई चेन में कौन बंदा होता है मैन्युफैक्चरर के आगे? होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और उसके बाद एंड कंज्यूमर आता है। इन सब लोग का एंड कंज्यूमर के अलावा एक मार्जिन रखा होता है। यानी कि वो फिर सेल टैक्स तो फुल प्राइस पे चार्ज होता है, लेकिन आपका वो जो इस देते कम का है, लेकिन वो कितने का दे रहे होंगे? 250 का। उसमें से सेल टैक्स कितने का? इतना, और बाकी प्राइस हो जाएगी। बात समझ आई सब लोग को? फिर हमने कहा कि दूसरा कौन सा शेड्यूल है? फिफ्थ। फिफ्थ वो शेड्यूल है जहां पे लिखी हुई इंजन के ऊपर टैक्स क्या लगता है? 0%। 0% का मतलब ये है कि टैक्स तो है, लेकिन कितने परसेंट है? या फिर किसी ने कहा सर ये जीरो में और एग्जाम्प्ट में फर्क क्या आता है? मैंने कहा फर्क ये आता है, जो एग्जाम्प्ट होती हैं वो चीजें हैं जो 6 शेड्यूल में लिखी हुई हैं। जीरो रेटेड वो है जो काम लिखी हुई हैं 5th शेड्यूल में लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपका रेट जो है एग्जाम्प्ट के केस में कोई रेट है ही नहीं। कोई रेट नहीं है, जीरो जीरो कुछ रेट ही नहीं। हम कहते हैं एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है तो कोई रेट ही नहीं है। लेकिन जीरो रेटेड के केस में रेट है। कितना है? जीरो रेटेड। रजिस्टर्ड करना एग्जाम्प्ट के केस में लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं यानी कि आप ना करें, कोई को बंदा ये नहीं कह सकता आप 6 शेड्यूल में डील कर रहे हैं, सेल टैक्स में क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया? लेकिन जीरो रेटेड केस में रजिस्टर्ड करना रिक्वायर्ड है। इनवाइस आपके सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 23 के तहत आपको इनवाइस जारी करना जरूरी नहीं है जब आप एग्जाम में डील करें, लेकिन यहाँ पे इनवाइस जारी करना जरूरत है, रिक्वायर्ड है। इनपुट आपको मिलेगा ही नहीं, समझो आपने दिया ही नहीं, अगर दिया भी हो। अच्छा, ये वैसे प्रैक्टिकली इनपुट भी दिया नहीं होगा, मैं ये कहता दिया ही नहीं होगा, तो आप लोगों में से कोई बंदा पूछता कि सर एक चीज हमने खरीदी, उसके ऊपर हमने कुछ काम किया, वो पहले थर्ड शेड्यूल में थी, अब उसकी शक्ल ऐसी बदली को 6 शेड्यूल में आ गई, काम करने के बाद, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमने उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की, तो ये उस केस में आके इनपुट डेड हो जाएगा। अदरवाइज आप वही चीज़ खरीदें, मैन्युफैक्चरिंग ना करें, आप ट्रेडिंग करें, एक चीज़ खरीदें उसी शेड्यूल में बेचें भी वही, तो ना तो आपने इनपुट दिया होगा ना ही आउटपुट होगा। अच्छा, जो यहाँ पे इनपुट आपने दिया होगा वो क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ठीक है, रिफंड हो जाएगा। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब सवाल ये आया कि सर कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जिनके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वो था सेक्शन नंबर हमारा कौन था जी? सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 पे अगर हम गए, एवरी पर्सन engaged
इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग, या फिर उसको लग रहा है कि टैक्सेबल सप्लाईज में समझाने के लिए आपको कह रहा है कि जीरो रेटेड भी शामिल होती हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जीरो रेटेड भी टैक्सेबल के अंदर शामिल होती हैं। ये बेसिकली इसने इसके आगे ब्रैकेट लगाई हुई आप कह लें, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी। ये सारी कार्रवाई का मकसद है ना इन 5-7 मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ों का, जिसका मतलब ये है कि कोई बंदा बिजनेस करता है और मैं किसी को चीज़ें लेके बेचना शुरू, बिजनेस नहीं है, मैं इस भाई को चीज़ को ला के दे दूँ, मैं कहूँ सेल टैक्स लूँगा, तो मेरा ये नहीं है, ये फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है? एक ऐसा काम जिसका मकसद क्या हो, प्रॉफिट कमाना हो। फॉलिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, अगर उसका शुमार इनमें से किसी एक कैटेगरी में होता है, अगर उसका पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई तो इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा। अगर पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन? नंबर 1 मैन्युफैक्चरर। लेकिन कौन सा मैन्युफैक्चर नहीं करवाएगा? कॉटेज इंडस्ट्री नहीं करवाएगी। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? वो चीज़ें बना के जो बेचता है। कॉटेज इंडस्ट्री चीज़ों को बना के बेचती है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री ये है जिसको हम कहते हैं घरेलू दस्तकारी, जो घर में काम किया जा रहा होता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक आपके घरों के अंदर लोग अपना बिजनेस करते हैं, जो घर के अंदर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, इसकी बाकायदा डेफिनेशन दी गई है कॉटेज इंडस्ट्री की। वो कहता है पहले नंबर मैन्युफैक्चर ये भी होता है, लेकिन इसका कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं होता, इसका इंडस्ट्रियल बिजली का मीटर नहीं होता, इसके 10 से ज़्यादा मुलाजम नहीं होते, इसके बिजली का बिल 10 लाख से ज़्यादा नहीं होता, सारी की सारी सेल्स है एग्जम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, वो इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होती। कॉटेज इंडस्ट्री की बकायदा डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, देख लीजिएगा कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपको नोटिस आ जाए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपने घर में काम कर रहे हो, तो आप कहेंगे भाई मैं कॉटेज इंडस्ट्री हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री पहले आपने डेफिनेशन को देखना होगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? नंबर 2 रिटेलर। अब एक बात याद रखनी है, आप क्या हो, टैक्सेबल गुड्स में डील करते हो प्लस टैक्सेबल एक्टिविटी हो, प्लस आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपने रजिस्टर्ड करवाना है। लेकिन प्लस मैन्युफैक्चरर नहीं हुआ, आप हो गए कॉटेज इंडस्ट्री, तो रजिस्टर्ड नहीं करवाना। या फिर आपकी टैक्सेबल गुड्स हो, उसमें आप डील करते हो टैक्सेबल एक्टिविटी, और आप क्या हो, रिटेलर हो। अच्छा, रिटेलर में क्या? रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल टैक्स। एक रिटेलर जिसके लिए सेल टैक्स पे करना जरूरी है अंडर द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, इसमें इसको निकाल दें। आपको एक बात का इल्म होना चाहिए कि आपके बिजली के बिलों में एक सेल टैक्स आता है। वो आपका घर का बिल हो तब भी आता है, आपका कोई जैसे ऑफिस है इसका बिल में आता है। टैक्स अब दो तरह का है, टैक्स अब दो तरह का है। कौन कौन सा? नंबर 1 18%। कितना जी? तो रेड है, ये अभी हुआ है, ये मतलब ये अभी लेटेस्ट चेंज आई है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? सबसेक्शन 999, बल्कि इसके लिए होम कंट्रोल, होम होम यहाँ पे आज आपको मैं सेल टैक्स के अंदर कितनी किस्म के टैक्स है उनकी बात करूंगा। सर स्कोप ऑफ टैक्स देखिएगा, सबसे पहले 18% टैक्स लगेगा, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स। अच्छा, एसएसटी वैसे सिंस सेल टैक्स और सर्विस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मैं इसको कहूंगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से मुराद है 18%। वो चीजें जो सप्लाई से मुराद है आप सेल करें और वो टैक्सेबल हो,
तो कौन कर रहा हो? रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा हो। रजिस्टर्ड पर्सन में कौन है? वो बंदा जो टैक्स सप्लाईज में डील करता हो, वो मैन्युफैक्चरर हो और टैक्सेबल एक्टिविटी करता हो, ठीक है, और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ले, तो वो क्या करेगा? आपका 18% टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर टैक्स लेगा और सरकार को जमा करवा देगा। नंबर टू, जो गुड्स इंपोर्ट होके आए, ये कल मैंने एग्जांपल दी थी, आपको याद हो, उसके ऊपर भी कस्टम वाले आपसे सेल टैक्स लेते हैं और वो भी सरकार के खाते में जमा हो जाता है। ये वाला जो इंपोर्ट करते हुए जमा हो गया सेल टैक्स, वो आपका इनपुट टैक्स है। ये जब आप चीज़ें लेके आए होंगे तब आपने टैक्स दिया होगा, वो इनपुट टैक्स है। जब आप अगले से लेंगे वो क्या है? आउटपुट टैक्स है। ये सारी बातें कल की क्लास से रिलेटेड हैं। अच्छा, यहाँ पे रहते हुए अब अगली एक और बात, अगेन पहली बात तो याद रखनी है कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की। क्या मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं? हम एंड यूजर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं और आप क्या कहलाते हैं? एंड यूजर, ठीक है। यहां पे क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू पर्संस हु आर नॉट ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, इसके लिए एफबीआर भी शो हो रहा है। कैसे? मिसाल के तौर पे मेरे लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मुझे वो कंपल्सरी रजिस्टर्ड करने से लॉ में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन प्रैक्टिकली मतलब इन्होंने उल्टा उसको तंग कर दिया। कैसे? मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं हूँ बायर, इधर है मेरा सेलर। अच्छा, ये सेलर है नॉन रजिस्टर्ड, ठीक है, नॉन रजिस्टर्ड। किस में नॉन रजिस्टर्ड? सेल टैक्स में, इनकम टैक्स का बना हुआ है। अच्छा, फिर मैं हूँ बायर और मेरा दूसरी तरफ सेलर कौन है? रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा, सेलर की बात करता हूँ, ये सेलर, सेलर को कहा कि अगर जो बायर है, ठीक है, मतलब सॉरी गलत हो गया, इधर करता हूँ, ये सेलर है, ये भी सेलर है। जो बायर है, बायर दो तरह का है, या फिर रजिस्टर्ड है या फिर क्या है? नॉन रजिस्टर्ड है। किस में? सेल टैक्स में। उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी था लेकिन उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया। उन्होंने सेलर को कहा कि रजिस्टर्ड को सेल करोगे ना तो आपने टैक्स कितना लेना है? 18%। फिर उन्होंने कह दिया कि अगर अगला नॉन रजिस्टर्ड हो बायर, तो आपने 18 तो लेना ही लेना है, प्लस 4% उसे और भी टैक्स लेना, आउटपुट टैक्स। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? इसका मतलब ये कि अगर वो नॉन रजिस्टर्ड होगा और आप उसको देंगे 22% टैक्स, और मार्केट में कोई और बंदा उसको कैसे दे दे? 18% पे, क्योंकि बेसिकली उसकी कीमत में ऐड हो जाएगा ना टैक्स, तो वो कहां से लेगा? मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ये 4% क्यों लेना है? इस 4% के बारे में ऊपर वाला पॉइंट है। क्या पॉइंट है? वेयर टैक्सेस सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन हु हैज नॉट obtained रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी बात हो रही है। और ही इज नॉट एन एक्टिव। अच्छा, रजिस्टर्ड तो हो गया, रिटर्न नहीं फाइल करता, इनएक्टिव है। देयर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड अप फॉर, इसको कहते हैं फर्दर टैक्स। इसको क्या कहते हैं? उससे फर्दर टैक्स लिया जाएगा। कितने परसेंट है? 4%, एट द रेट ऑफ, अगले पेज पे होगा, एट द रेट ऑफ 4% ऑफ द वैल्यू इन एडिशन टू द रेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। जो ऊपर लिखा है वो है 18, उसके अलावा इन एडिशन टू दैट 4%, ठीक है। Provided the federal government may, by notification in the official gazette, specify tax applies in respect of which the further tax shall not be levied। कहता है अगर फेडरल गवर्नमेंट का दिल करेगा तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करके हर चीज के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज किया जाएगा अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा नॉन रजिस्टर्ड को बेचेगा तो। अच्छा, एंड यूजर इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बेसिकली ये भी फिर पोर्टल पे होना चाहिए। अभी पोर्टल भी इतना आधा अधूरा ही है। अच्छा, चूंकि वो लोग काम भी नहीं करना चाहते कि कोई बंदा नॉन रजिस्टर्ड को बेचे तो उसके अंदर ऑप्शन हो कि सॉरी एंड यूजर को, ये एंड यूजर है, हम क्लिक करें तो मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाता है, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल करते होंगे शायद उनको इल्म होगा। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये वाला कुछ ऐसी चीजें बता दी जाएंगी जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा। क्या चार्ज नहीं होगा? फॉर द टैक्स। इसके लिए अगर वो चीज़ें सेल की जाएं जो कहाँ पे लिखी गई हैं, SRO 648 में। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं।
अच्छा, इसमें शिव साहब हमने ये एक फाइलें बनाई होती हैं, वो मैं आपको समझा भी दूंगा। इसका मकसद ये होता है कि कल को ना खुद भी नहीं याद होता, जो सच्ची बात है, कि पिछली क्लास में क्या बनाया था। तो इसको देख के कनेक्ट करना आसान होता है हमारे लिए, खुद के लिए। फिर इसमें ये भी होता है कि कितनी क्लासेस होगी, किस क्लास में क्या पढ़ा है। लाइक अब ये क्लास नंबर 3 जनवरी की बजाय कल ये थी, कल 10 को ही थी ना, ये कल की क्लास थी। अच्छा हाँ, ठीक। ठीक है, क्लास नंबर 20 और 10 जनवरी, और ये क्लास नंबर 21, 11। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा फर्दर टैक्स, कौन सा टैक्स है? फर्दर टैक्स अभी हमने समझ। ये क्या होता है? 4%। किसको चार्ज किया जाता है? अगर सेलर, नहीं, बायर, सेलर सेल करे और बायर क्या हो, सेल टैक्स में नॉन रजिस्टर्ड हो। अच्छा, इसके लिए जरूरी है, हर बायर नहीं, जिस बायर के लिए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना क्या था, जरूरी था, वो उसके लिए जो जरूरी था, उसके वर्ड यूज किया था लाइबल टू रजिस्टर। क्या वर्ड यूज किया था? लाइबल टू रजिस्टर्ड। SRO 648 है, ये आपके सामने आ गया कि नहीं आया? सिक्स, नहीं, फर्दर टैक्स नहीं। उस वक्त इसका रेट कितना था? अब कितना हो गया? लो जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू डोमेस्टिक, अच्छा इसके ऊपर डोमेस्टिक, ठीक है। नेचुरल गैस सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल वाले होते हैं उनमें फर्दर टैक्स भी लग रहा होता है, और लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है ना हो तो। गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर टू द एंड कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड फ्रॉम खाना। आइटम फाइलिंग इन है, और आपको थर्ड शेड्यूल बच्चे कोई फर्दर टैक्स लगा दे, उसको 2 4 मोटी गालियां रसीद कर देना, ठीक है। अच्छा, ये फिर उसने आपको मेन गाइडेंस दे दी है, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर होगी ये बात? इसको नहीं होता, बाकी हर चीज के ऊपर फर्दर टैक्स है लगेगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कि नहीं आई? दानियाल साहब को समझ आ गया भाई? ये होता है कि अगर आप किसी को चीज बेचें और अगले बंदे की लाजिम था रजिस्टर्ड हो, तो आपको कह दिया उससे और टैक्स ले लो, कितना? 4%। अगर मैंने कहा मैं उसको माउस बेच रहा हूँ, उसने कहा फिर भी ले लो। मैंने कहा अगर वो चीजें बेचो जो लिखी हुई है SRO 648 में, कहता तब नहीं लेना। बात समझ आई? शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, टच टूल वाली आपके लिए नहीं है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे एक पॉइंट जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, रिटेलर वाले की वजह से, रिटेलर के बारे में यहाँ पे अच्छी खासी डिस्कशन की गई है, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएंगे, मुझे पता है। अभी भी नहीं? चलो अब सही। टैक्स शैल बी, आप ये इस वाले पॉइंट को छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि वो कहता है सब सेक्शन 1 में जो बात लिखी थी 18% वाली, उसको गोली मारो एक दफा। कहता है टैक्स, टैक्स हमारा सेल टैक्स shall be charged from retailers other than those falling in tier 1।
यानी कि फिर जो रिटेलर होता है इसकी दो नस्लें हैं, रिटेलर की दो कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं टीयर 1 और दूसरे को अदर देन। अच्छा ये क्यों? क्योंकि लॉ में इसके लिए वर्ड यूज नहीं किया गया। उसने क्या कहा है? अदर देन दोज फॉलोइंग इन टीयर 1। या तो वो वर्ड यूज कर लूं मैं, या फिर क्या दूं अदर देन टीयर 1। अच्छा, थ्रो देर। अच्छा अब याद रखिएगा दोबारा से, टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम द रिटेलर अदर देन दोज टीयर 1। टीयर 1 के लिए को छोड़ दो। यहां भी क्या कह रहा है टीयर 1 को? क्यों? टैक्स शैल बी चार्ज। अभी इस पॉइंट को एक दफा के लिए इग्नोर कर दें। टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर थ्रो देर मंथली। लेकिन इसमें से निकाल किसको दिया है? याद कि इसको क्यों निकाला है? इसका चर्चा है सेक्शन 14(1) में। वहां पे इसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वहां पे क्या क्या होना जरूरी है? याद आया? नहीं आया? जो लोग को नोटिस मिलता है कि आप पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगाएं, बहुत एक लिटिगेशन की बहुत अहम बात देने लगा हूं आपको। लिटिगेशन का उनको एक नोटिस मिलता है कि भाईजान आपने एक मशीन लगवानी है। मैंने कहा कौन सी मशीन लगवानी है? उसने कहा POS की। मैंने कहा ये क्या भला है? उसने कहा पॉइंट ऑफ सेल। वो जो वन पे आपकी चीज से में नहीं आ जाता FBR फीस, वो वाले सेंटर है जिनके ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है। अच्छा इसके लिए बकायदा रूल्स के अंदर लंबी चौड़ी डिस्कशन है। लेकिन मैं तब लाइबल हूँ ये अगर मैं टीयर 1 में आता हूँ, तब मेरे लिए पॉइंट ऑफ सेल लगाना जरूरी है और मेरे लिए सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना। अब यहाँ पे फिर टीयर 1 होता कौन है? इसकी बकायदा सेक्शन है 2 क्लास 43A के अंदर बकायदा डेफिनेशन दी गई है टीयर 1 कौन होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? बताएं, जवाब तो दे दो ऑनलाइन वालों। फिजिकल वालों को समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्यों? टीयर 1 पढ़ लेते हैं। नहीं वो टीयर 1 तो स्टेप अभी टीयर 1 को तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो उधर से मैं इधर आ गया था। अदर देन टीयर 1 पहले पढ़ेंगे फिर टीयर 1। टीयर 1 तो सादा सा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएगा। अब टीयर 1 होता कौन है उसको देख लेते हैं। टीयर 1 में ने क्या करना है? पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगवानी है। फिर साहब आओ फिर रहते पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आके पूरी डिस्कशन करें। आके बताएं इनको, आ जाए यहाँ पे बताएं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर पूरी डिस्कशन करें इनके साथ। बताएं कि पॉइंट ऑफ सेल खुल के बताना है इनको सारा जितना कुछ उन्होंने आपको बताया है। कैसे है पॉइंट ऑफ सेल जो सर ने एक वर्ड लिया, ये जो मतलब सेल टैक्स का काम करेगा उसको इससे बहुत ज्यादा वास्ता पड़ेगा, बल्कि 80% इसी चीज के ऊपर उसके वो उससे वास्ता पड़ेगा। FBR ऑर्डर भेजेगा भाई, POS की मशीन देगा, आप रजिस्टर्ड हो, आप टीयर 1 के रिटेलर, आप कहेंगे कि मैं कैसे टीयर 1 रिटेलर? तो आप पहले डेफिनेशन में जाएंगे कि आप उसमें फाल भी करते हैं या नहीं करते। अगर आप फाल करते हुए तो आप पे मस्ट है कि आपने POS लगवाना है, आप उसे भाग नहीं सकते। अगर आप भागेंगे FBR आपका बिजनेस सील कर देगा, पेनल्टी डालेगा। वो आपका जो 50 साल से या 10 साल से बिजनेस चल रहा है, आपको एक मार्केट के अंदर आपकी बड़ी सबसे ज्यादा बिजनेसमैन को इस चीज की होती है कि मेरा बिजनेस एक सेकंड के लिए भी सील ना हो। वो बदनामी होती है, वो लोगों को ये लगता है कस्टमर को कि ये कोई फ्रॉडी हैं या क्या काम कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि आप फिर POS लगवाएं। अब POS लगाने के लिए फिर इन्होंने पूरा एक प्रोसीजर SRO है कि आपने POS लगाना है, आपके लिए क्या क्या शरायत है, आप किसके तरह। यहाँ पे तो सिर्फ आपको सेल टैक्स एक्ट में डेफिनेशन मिलेगी और आपको एक बताएंगे कि ये आप टीयर 1 रिटेलर है और आप लगाएं। लेकिन SROs के अंदर और रूल्स के अंदर आपको पूरा उसका तरीकाकार बताया हुआ है कि कब इसको टीयर 1 को किस तरह रजिस्टर्ड होना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए आपका सॉफ्टवेयर होना, आपका अपना सॉफ्टवेयर उसके साथ लिंक हो जाएगा, या FBR वाला जो बंदा आपको लगाने के लिए वहां पे आएगा वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो POS के लिए अब मेरे ख्याल में ये चीज आप जब SRO इन दोनों चीजों को मिला के पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मैं POS रिटेलर टीयर 1 रिटेलर हूँ या नहीं। होंगे तो आपके लिए लाजमी है, वो उसमें आपको गुंजाइश ही नहीं है, तो उसके ऑप्शन ही नहीं है। तो उसका फायदा क्या है? FBR ने ये इंट्रोड्यूस क्यों किया ये कोई अहम चीज सर आप यस इसका फायदा क्या है? मैं अगर POS लगाऊं, मैं उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम भी खरीदूं और प्लस मैं उसके लिए एक बंदा भी बैठाऊं जो IT वाला है, और मैं क्यों ये करूं? मतलब अगर इतनी FBR मेरे ऊपर लगा रहा है तो कोई मुझे फायदा भी होना चाहिए। उसका फायदा ये है
कि एक तो टीयर वन जो रिटेलर है उसका सारा रिकॉर्ड उस बन रहा होता है, एक क्लिक के ऊपर उसको सारी चीजें उसकी रिकॉर्ड हो रही होती है, एफपीआर के खाते में भी और आपके रिटर्न के लिए भी रेडी फॉर्म में, वरना आपको सारी चीजें वो मैनुअली। एक तो ये इसका मतलब उसके पीछे रिटर्न फाइलिंग में तो आपको फायदा हो जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर अभी मुझे ऐसा, मैं क्योंकि सर इसको नहीं खोला मैंने, इसके ऊपर कोई उन्होंने इसको थोड़ा बहुत ना वो भी दिया हुआ है टेक्स्ट के अंदर कोई कि जहाँ यहाँ पे अगर जो लोग लगाते हैं ना यहाँ पे पीओएस इस्लामाबाद के अंदर सर्विस जैसे होटल है, उन्होंने अगर पीओएस लगवा लिया है और वो क्रेडिट कार्ड के जरिए उनको 5% टैक्स लगता है, लेकिन 5% के ऊपर वो उनको इनपुट अलाउ नहीं होता, लेकिन वो ये है कि उनका फायदा ही है एक तरह का। तो उन्होंने पीएस भी लगवाया हुआ है, साथ 5% वो चार्ज करे क्रेडिट कार्ड, ये भी इस तरह के इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि लोग उसकी अपनी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ें, फ्रॉड का भी कोई एलिमेंट बाकी ना है। और आपको एक चीज, अब जिस बंदे ने जो है ही सिर्फ टीयर वन रिटेलर और पीओएस की मशीन भी उसने लगाई हुई है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा तो कल को उसको ऑडिट का नोटिस है। ऑडिट का नोटिस तब आएगा जब वो अपनी पीओएस की मशीन बंद रखेगा और मैनुअल तरीके से वो आप अपनी जेब में डालता रहेगा सर। ये अब इसके ऊपर मैं जो शेख साहब ने बताया इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि उसमें होता यह है कि जब भी आप किसी को कोई चीज़ सेल करते हैं ना, तो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन में जब वो एक वन क्लिक पर रसीद निकलती है तो कंप्यूटर में ऑटो सेल आपकी रिकॉर्ड हो जाती है। जब आपकी सेल रिकॉर्ड होगी तो इसका मतलब ये है कि जितने की भी सेल रिकॉर्ड हुई, आपने सेल टैक्स लिया या नहीं लिया, सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने सेल टैक्स लिया है। वो सेल्स टैक्स फिर आपका आउटपुट टैक्स बन जाएगा, यानी कि वो सरकार का टैक्स है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन इसके ऊपर जैसा कि इन्होंने कहा कि वो फिर दो नंबरी नहीं हो सकती, लेकिन उस केस में अगर वो इनवाइस निकालेगा, अगर वो इनवाइस ही ना निकाले, इसका मतलब यह है कि एफबीआर को फिर ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि कोई डंडा सिस्टम के वो पकड़े। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने अभी मुखबरी भी छोड़े हुए हैं। मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो उसके ऊपर मैंने उनको कहा, तो अब मुझे पता चला है पिछले दिनों में इन्होंने I8 में 2-4 दुकानें सील की। फोटोज पे इन्होंने बैनर भी लिखवाए हैं। यस कस्टमर लोग कहते हैं कि आप लोग ये काम जरूर करें, आप लोग कंप्लेन करें। यस, तो नहीं उसके ऊपर फिर ये कुछ ना कुछ उनको एक ऐसा दें। अगर मैं उधर बैठ जाऊं, मैं सबसे पहले कहूँ कि यार ये लोगों की शिकायतें कैसे पहुंचेगी, किसी को बेनिफिट दिया जाए, और बेनिफिट ऐसा हो कि यार उसमें पहले अवेयरनेस देनी है ना। अवेयरनेस के लिए कॉस्ट होगी, ठीक है, और कॉस्ट क्या होगी, आप कह दिए हम 50,000 रुपये आपको ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। उसके ऊपर जनाबे वाला हर बंदा होगा कि यार मैं कोई दुकान ढूंढूं जहाँ से कोई 50,000 की दिहाड़ी लगे मेरी, क्योंकि उसने एफबीआर को फौरी रिपोर्ट करना है, तो 50,000 उसको मिल जाना है। वो बंदा एक दफ़ा उनके कड़के में आ गया तो फिर बंदे का पत्थर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर इन्होंने कुछ किया भी है, कुछ देते भी हैं, ये नहीं है, लेकिन प्राइस बॉन्ड निकालते हैं किसी एक आधे को दे देते हैं। प्राइस बॉन्ड नहीं, मतलब छोटा सा कोई इनाम दे देते हैं। हाँ ये आप पीओएस की रसीद पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर वो 20,000 25,000 वो लिमिट है उसकी, अगर 10,000 की नीचे वाली है तो उस पर 20,000 आपको बड़ी इनाम मिल जाएगा, उससे ऊपर वाली है तो ये मिला भी है हमारी क्लास के एक स्टूडेंट को, तारक हुसैन है, ठीक है, तारक महमूद अंजम, उनको इनाम मिला भी है 20,000 का। उन्होंने मैकडोनल्ड्स या KFC का कोई अटक के पास किसी एक ब्रांच का पकड़ा है और उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, 20,000 उनको वाकई मिला है। और ये बात का मैं आई विटनेस हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आके बताया, कहते सर कोर्स दे आधे ना ज़्यादा पैसे मैं काट लेना, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट कैसे करनी है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे टैक्स आसान की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। टैक्स आसान, वहाँ पे टैक्स आसान की ऐप में एक ऑप्शन आती है, क्या ऑप्शन आती है, नहीं वो रिपोर्ट नहीं आता, वेरिफिकेशन आती है। वहाँ पे वेरिफिकेशन आती है, अगर वो इनवाइस ठीक हुई तो वहाँ पे वो शो हो जाएगी। किधर गया टैक्स आसान, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट नंबर मैंने कहा बता दूँ। यस, टैक्स आसान, टैक्स आसान में वहाँ पे एक है आपका पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, उसके ऊपर आपका वेरीफाई इनवाइस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्कैन का बटन लगा हुआ है, ऐसे क्लिक करते हैं तो स्कैन होती है, तो वो आपने करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक इसके साथ ही रिपोर्ट की भी ऑप्शन है, ठीक है। और आपकी नहीं होती तो रिपोर्ट इनवाइस, उसके बारे में पूरा आप डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन मौजूद है। हाँ हाँ जी, नहीं देते हैं पैसे, एक्चुअल में मिले हैं। उससे ज्यादा इन्वॉइसेस इम्तियाज की मैं जाता होता था और फौरन स्कैन करके आपको नहीं मिले? कुछ हाँ? अगर आपने रिपोर्ट की है और वो फेक होगी तो वो उसका उसमें सिस्टम में रिकॉर्ड ना आ रहा, वो उन्होंने प्रेजेंट ऐसे की हो कि जेन्युइन है।
अच्छा, अब यहाँ पे फिर वापस चलते हैं सर। लो जी, बहुत अहम पॉइंट, फिर मैं चलता हूँ उस पे, टीयर 1 पे। टैक्स शैल बी इम्पोज थ्रू इलेक्ट्रिक, ये अदर देन टीयर 1 होगा तो कैसे बिल आएगा? मंथली बिजली का बिल। अच्छा, कैसे आएगा? एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ, अब समझना आपने, अगर आपका 20,000 बिल है और दूसरी ऑप्शन है 20,000 से ज्यादा हो, 20,000 से क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। ये 20,000 हो या 20,000 ज्यादा हो, 18% तो दोनों केसेस में लगना ही लगना है। ये तो आपके घर में भी लगना ही लगना है, ठीक है। दूसरा कितना लगेगा? 5%, अगर आपके बिजली का बिल क्या है, 20,000 से क्या है, एक्सीड नहीं करता। और 7.5% अगर वो आपके बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है। अच्छा, ये वाली अमाउंट सिर्फ सिर्फ किन को आ रही होती है? रिटेलर के ऊपर लग रही होती है, और रिटेलर भी कौन सा? अदर देन टीयर 1 वाला। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं अपने घर के बिल में देखूंगा तो उसमें ये वाले नहीं लगे होंगे, ये वाला सेल टैक्स है नहीं लगा होगा। लेकिन मैं किसी ब्लू एरिया में बैठा हूँ, मैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में बैठा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर रिटेलर वाला गेन टैक्स नहीं आना चाहिए, तो वो भी लगाई जा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं रिटेलर तो नहीं, मैं कंज्यूमर तो नहीं हूँ, मतलब एंड यूजर तो नहीं हूँ कि किसी को एंड यूजर को चीज़ें बेच रहा हूँ। रिटेलर तो वो होता है जो एंड यूजर के लिए बैठा होता है, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ। अगर नहीं सर, आपको एंड यूजर की डेफिनेशन में हम डाल सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि आप वो लोगों को सर्व कर रहे हैं, मैं कहूँगा ठीक है, आप डाल सकते हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल सेक्शन है, ठीक है, मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन भी है वो भी इंडस्ट्रियल है। अच्छा, 7%, वेयर द मंथली बिल डज नॉट एक्सीड द शेल डिपॉजिट। अच्छा, अब आगे वो 4% को डाल लो, चूंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर भी ये 4% और डाल देता है। कितना डाल देता है? 4% कहता है, चूंकि आप स्टेटस में रजिस्टर्ड नहीं है, अब नॉन रजिस्टर्ड है। बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, प्लस एक SRO है, एग्जैक्ट SRO मुझे याद नहीं है, एक SRO है, अब SRO का नंबर मुझे याद नहीं है। उसके अंदर है कि बिजली के बिलों में 5% और भी टैक्स लगेगा, इसको एक्स्ट्रा टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है। हाँ, मिलाओ जी, कितना बन गया? 5 और 5 10, और आप कह रहे हैं आई बिलीव 5% है, 5 है या 4 है, चलो 5 ही मिला लो फिलहाल। कितना बन गया? 18, 18 और 10 है, 28 और 4 है, ये इनकम टैक्स है। आगे से आपका, सॉरी, सेल टैक्स है। आपका दिल करे इनकम टैक्स में पढ़ने का, सेक्शन 235 भी साथ मिला लो, फिर आपकी तबीयत और खुश हो जाएगी। अच्छा, अब इस केस में कितना हो जाएगा? इसमें आपके बिल में ये वाला जो है, इतना तो सेल टैक्स ही लग के आ रहा होता है। जो जितने ब्लू एरिया में आगे पीछे लोग बैठे हो, कभी बिल का बैठ के मुहासबा कीजिएगा ना, कैलकुलेशन बनाइएगा, वहां पे एक्स्ट्रा टैक्स, वहां पे आपको मिलेगा, बकायदा मिलेगा, सेल्स टैक्स, आपका वो एक्स्ट्रा फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। कभी तवज्जो दी है? अब देंगे आप, बैठ के कैलकुलेशन कीजिएगा, जितने का बिजली का बिल है प्लस उसके अंदर ये, ठीक है। फिर टोटल करके ना वैल्यू ज्यादा बन, उसके ऊपर इनकम टैक्स ठोक देता है, कहता है इतना एडवांस टैक्स भी, एडवांस टैक्स वो मिनिमम है, और वो एडवांस भी है अपना, उसके केस में अगर वो अमाउंट पता नहीं कितनी थी, कंपनी के केस में एडवांस है, और इंडिविजुअल के केस में एक थ्रेश होल्ड है 360 है, पता नहीं कितना बिजली का बिल हो तो वो एडवांस बन जाते हैं, अदरवाइज वो मिनिमम है। अच्छा, अब इस चीज को समझने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं, देखो, द टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू टैक्स पेबल ऑन सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वो टैक्स जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब सेक्शन 1 में लगता है, वो कितना लगता है? कहते हैं उसके अलावा ये वाला टैक्स है, ये वाला तो एक SRO के रूप से है, और ये जो 1A है, ये वाला है। आई बिलीव आप बात को फॉलो कर रहे होंगे। अब याद रख लें, इसका मतलब पता है क्या हुआ? आप करवाएं अपने आप को रजिस्टर्ड, और चले जाएं अपना आइस्को के ऑफिस में या जो भी आपकी बिजली कंपनी, उसको कहें जी एक्स्ट्रा टैक्स फर्दर टैक्स ये साथ लगते हैं नॉन रजिस्टर्ड को, मेरा बिजली का बिल जो है ना, आप वो रजिस्टर्ड के साथ बचें, ये मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ। बात को फॉलो कर रहे हैं?
कंट्रोल एफ। और ये सर अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो जो अगर कुछ मतलब जिसने रेंट पे अगर स्पेस ली हुई है तो वो उसके नाम पे तो नहीं होगा, तो हो जाता है। करवा सकते हैं। आप वो मीटर नहीं करवा सकते, वो अपने आप को करवा सकते हैं। ये बिल एनटीएन के ऊपर होता है। सही कह रहे हैं। टीयर वन कौन होता है? जो चेन ऑफ स्टोर के तौर पे काम करते हैं, इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर, नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर। A retailer operating in air conditioning shopping mall, excluding stock, ठीक है। A retailer whose cumulative electricity bill during the preceding 12 months exceeds कितने से 1200,000। ये तो मजाक में इतना बिजली का बिल आ जाता है। यानी कि आप रिटेलर टीयर वन बना, कोई भी एक पॉइंट पूरा हो गया, कोई भी एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आप क्या बन गया? अ होलसेलर कम रिटेलर। A retailer who has not acquired point of sale for, अच्छा, who has acquired, अब गलती से वो मशीन ले लें, वो जो पॉज की मशीन होती है, वो पॉज की, वो जो कैश एक्सेप्ट करने के लिए, वो जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाली मशीन, तो आप क्या बन जाते हैं? टीयर वन। अच्छा, अगर वो बंदा जिसका इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग सेक्शन 236 जी एच की 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तभी आप क्या बन जाएंगे? टीयर वन। टीयर वन बन गया तो क्या लगाना है? पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगानी है। तो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगाने के लिए बकायदा उनका एस है, ठीक है, उनका बंदा आता है, ठीक है। यहाँ पे आप भी अपना कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो फिर उन सॉफ्टवेयर को आपस में उनके प्राल वाला मतलब एफबीआर का बंदा और आपका सिस्टम उनके साथ कॉन्फ़िगर कर जोड़ दिया जाता है, ताकि आप सेल जो ही लिखें प्रोडक्ट उधर पहुँच जाए। आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स उस सिस्टम में डाली जाती हैं, तो बकायदा ये भी एक अच्छी खासी एक असाइनमेंट होती है जो हो रही होती है। ये बात समझ आइए कि नहीं आई? अच्छा जी। ऑनलाइन वालों, सर। समझ आ रही है? जी सर, क्या समझ आई है? टैक्सेस के बारे में आपने बताया कि सेल टैक्स कौन से लगते हैं, फिर के नाम है कौन से इन लोगों ने एक्स्ट्रा लगाए होते हैं, फिर पोर्टल पे जाके जो लगे होते हैं, आसान में जाके आपने जो सॉल्व करना है उसके बारे में आपने गाइड किया, फिर वो आपने दोबारा शेड्यूल्स को रिपीट किया कि कौन से टैक्स लगते हैं, किस पे क्या लगते हैं। चलें, शाबाश। अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखें कि हमने सेल टैक्स में रजिस्टर करना है किसी बंदे को। रजिस्टर्ड करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, सिर्फ सेल टैक्स में आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का ये आईआरएस का पोर्टल आपका बना हुआ होना चाहिए। जब पोर्टल बना हुआ होगा तो उसके बाद आपने आना है कहाँ पे? आप सर आएंगे रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आप आके आप आएंगे फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड वॉलंटरली, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑलरेडी नाम आ रहा होगा, ठीक है ना। कब से रजिस्टर करना है? 2026 से करना है। कंटिन्यू कर दें। जो ही कंटिन्यू किया तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले बैलेंस शीट। जिन लोगों को बैलेंस शीट का पता है ठीक है, जिनको नहीं पता, सदा लफ्जों में आपके आपके कारोबार के पास क्या सरमाया है और जो पैसे मालिक ने कितने इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी कि आपके बिजनेस में कैपिटल कितना है, कोई लोन लिया हुआ था वो कितना है, कोई क्रेडिटर्स वगैरह कितने हैं और अदर लायबिलिटीज कितनी है, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, ठीक है। अच्छा, असूली तौर पे तो ये एक अकाउंटिंग वर्क है, जिनको पता है कि वो तो छोटी बात, जिनको नहीं पता तो इसके ऊपर छोटी सी वो एक फनकारी ये कर सकते हैं, आपको पहले भी आती है कि भाईजान ये आपको फिल करनी है, जहाँ पे नहीं भी वैल्यू होगी आपको 0 0 करना है। तो बैलेंस शीट आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं और कहें भाई ये चीज़ क्या हमें बना के दो, फिर इसको अपने कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करके स्टैम्प भी करना है। जो चीज़ें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है ना,
यही कंपनी के लेटर पे प्रिंट कर देना, ऊपर बस अपना नाम लिख देना, ठीक है, जो बिजनेस का नाम है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे दो ही कैटेगरी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर या नॉन मैन्युफैक्चर, यानी कि होलसेलर डीलर, वो पॉइंट अभी मैंने छोड़े हुए हैं फिलहाल, मैंने कहा ताकि थोड़ा सा बोरिंग से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। तो आपने कहा मैन्युफैक्चर है या फिर क्या है, नॉन मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर में और नॉन मैन्युफैक्चर में फ़र्क क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे जाके। मैन्युफैक्चर के केस में क्या चाहिए, मशीनरी क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए। और आप कुछ इंपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मशीनरी इंपोर्ट नहीं की, मतलब इंपोर्टर है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, जो चीज़ें आपने ऑर्डर शॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, उसका ऑर्डर है, ठीक है। ये वो बैलेंस शीट जो मैंने आपको कहा लेटर पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। आपको पिक्चर बिजनेस प्रेमिस चाहिए। आपने अपने प्ले स्टोर पे जाके लिखना है जीपीएस टैग्ड फोटो, ठीक है। उसके ऊपर एक स्पेशल कैमरा अपलोड हो डाउनलोड होगा। आपने देखना है कौन कौन से ऐप आ रही हैं, वो ऐप डाउनलोड करनी है जिसके अंदर आप तस्वीर क्लिक करें ना तो वो शो करे कि किस जगह की है, उसके ऊपर वो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड जो भी वो आपके मैप्स के होते हैं जीआईएस सिस्टम के, ठीक है, वो भी आता है कि तस्वीर इस जगह की है। पिक्चर ऑफ द यूटिलिटी मीटर, उस यूटिलिटी मीटर की भी आपने उसी के साथ तस्वीर बनानी है, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन हुआ होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है सेल टैक्स को देने के लिए। अच्छा, मैन्युफैक्चरर को लगा इसलिए पूछता है, मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ी सारे कई बड़ी सारी जगहों पे बेनिफिट्स हासिल हैं, बड़े सारे बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर को हासिल है। ये अटैचमेंट वाली टैब होगी। अच्छा, प्रॉपर्टी की आपको उसका ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूट में बस आपने जाकर बता देना कि टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन चाहिए परमानेंट। आप टेम्प्रेरी को कह रहा है कि ये टेम्प्रेरी चाहिए, मैं कह देता हूँ नो परमानेंट चाहिए, मैं कहता हूँ यस, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस ऐसे उन्होंने बनाया, बेसिकली लॉ में ऐसी चीज़ मौजूद थी। और आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो आपका सेल टैक्स कुछ और बनता है। क्लास का टाइम हो गया, अब अगली क्लास का टाइम हो गया भाई, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वो तभी मैंने देखा है दूसरी क्लास है, वो कहेंगे यार उस्ताद ने ना फेल दिए हैं, पता ही नहीं चला। चले, अब ये करते हैं कि अगली क्लास में फिर हम इसको रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सरकार पे बैठे, ठीक है जी। चले, थैंक यू जी, फिर मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह सर हाफिज सर जी। मंडे वाला वो जो आप लिंक कह रहे थे वो काइंडली इस ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा, जो सेमिनार जी का है, जी, कॉन्फ्रेंस वो का। जो लिंक ग्रुप है ना, आप उसमें ज्वाइन कर लें। मुझे तो अब बुरा भी लगता है लोगों को बार बार क्या क्या के ना, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आया होगा आपके पास। सर मैंने चेक किया था कल, मुझे नहीं नजर आया, तो काइंडली एक दफा रीसेंड कर दें। वीडियो के साथ है लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप ठीक में हो गया, भेज दूंगा, ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।